बसी ससुराल। खंड बुंदेले बाल, और तरुणाई आई सुखद। मथुरा बसी ससुराल। जब बिहारी को पढ़ते हैं ना तो पहली पंक्ति याद रखनी चाहिए कि ये उसके बारे में कही जाती है बिहारी के बारे में कि जन्म ग्वालियर जानिए। जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। ग्वालियर में एक जगह है जिसका नाम है बसुआ गोविंदपुर। क्या नाम है? बसुआ भी बोल देते हैं, बसुआ भी बोल देते हैं, गोविंदपुर। और ये ग्वालियर के निकट है। और आप जानते हैं ग्वालियर कहाँ का हिस्सा है? एमपी का। तो जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलबाल, ये बुंदेलखंड का पार्ट है। बुंदेलखंड में यूपी भी आता है थोड़ा, एमपी भी आता है। तरुणाई आई सुखद, और जवानी कहाँ पर आई? मथुरा बसी ससुराल। जब ये मथुरा में ससुराल में बस गया था, यानी कि इसका जन्म तो ग्वालियर में हुआ, लेकिन इसने जो तरुणाई है ना, मतलब जवानी के दिन है, वो कहाँ काटे थे? मथुरा में। इसको जवानी आई मतलब किशोर अवस्था से जवान हुआ था। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा इसका ससुराल था, ये वहीं पे रहता था। ठीक है। अब इसके जन्म की बात करें तो 1603 से 1663 ईस्वी का जीवन काल माना गया है। यानी कि 1603 में जन्म हुआ और 1663 में डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र से आप बात करेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो इनका जन्म मानते हैं 1595 ईस्वी। कब मानते हैं? 1595 मानते हैं, 1603 नहीं मानते। बाकी प्रचलन में ये है। अब होता क्या है, ये कवि है, ये शाहजहां का कृपा पात्र है। किसका? शाहजहां। दिल्ली के शासक है शाहजहां, तो शाहजहां का कृपा पात्र है। और वृत्ति के लिए शाहजहां के पास गया है कि वृत्ति चाहिए। वृत्ति का मतलब है दान दक्षिणा। जैसे पंडितों को दान दक्षिणा चाहिए ना यजमानों से, ऐसे कवियों को दान दक्षिणा चाहिए राजाओं से। तो वृत्ति के लिए गया है। शाहजहां ने कहा कि देखिए मेरा शासन है आमेर जयपुर में, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ और वहां से वृत्ति ले लो, दे देंगे। मिर्जा राजा जयसिंह वहां पे शासन करता है। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह का शासन है। जाइए, मेरा अनुचर है वो, मतलब दिल्ली की गद्दी का हुक्म चलता है, वहां पर जाइए, वहां से ले लो। ये यहां पे आते हैं तो बिहारी ने दरबारियों से पूछ लिया, राजा से मिलना है। दरबारी बोले साहब एक चौहानी रानी से शादी हुई है। चौहानी रानी का मतलब चौहान वंश की वो कन्या थी, और वो उम्र थी उसकी 16 वर्षीय। कितने साल की थी? 16 वर्ष की चौहानी रानी से शादी की है। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और 6 माह से दोहा लिख के दिया बिहारी ने। दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, नहीं पराग। राजा जयसिंह को इसने बोला भौरा। क्या बोला? भौरा, भ्रमर। और उसको कहा कि नहीं पराग, ना तो इसमें पराग है, मतलब मीठापन है। पराग जो होता है ना, फूलों के ऊपर हल्के हल्के बूंद बूंद से होती है, वो पराग होता है, उनमें मीठापन होता है। तितलियां मधुमक्खियां उसी को लेती हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो इसमें पराग है ना इसमें मीठा शहद है। मतलब इसमें पराग भी नहीं है और मीठा
शहद भी नहीं है, नहीं विकास ई काल, और ना ही इसका अभी विकास हुआ है। ये सब बात किसके लिए कही जा रही है? कली के लिए। कली जो होती है ना फूल की, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना पराग होते, ना शहद होता, और ना उसका कोई पूरा विकास होता। विकास होने के बाद तो फूल बन जाती है। आगे कहा कि अली ए भौरे, मतलब मिर्जा राजा जय सिंह, कली ही सो बंधे हो। तो किससे बंध गया? कली। कली कौन? 16 वर्षीय चौहानी रानी। आगे कौन? हवाल। आगे फिर तेरा क्या होगा? जब तू कली से इतना प्रेम कर गया, तो कली जब आगे जाकर के फूल बनेगी तो तेरा क्या होगा? मतलब अभी ये मात्र 16 वर्षीय कन्या है, जब ये पूर्ण यौवना बनेगी तो फिर तेरा क्या होगा? और ये जैसे ही बिहारी के पास, बिहारी ने भिजवाया किसके पास? राजा रानी की आंखें खुली, होश आया, बात सही कह रहा है। दोनों महल से बाहर निकले। कौन था भाई जिसने ये दोहा लिख के भेजा? अब उस समय कोई छोटा मोटा कवि हो तो डर जाए, लेकिन याद रखना, कवि, दार्शनिक, ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जो मौत को हमेशा जेब में लेके चलते हैं, कभी डरेंगे नहीं। आप देखो ना, कबीर को कितनी मारपीट करवाता था सिकंदर लोदी, कभी उसने लिखना बंद किया? और लिखना और नहीं जानता था वो तो बोलता ही तो था, पर उसने कभी बंद किया क्या? हिंदू भी उससे चिढ़े और मुसलमान भी उससे चिढ़े। उसने पत्थर मूर्ति, पत्थर की पूजा को भी बकवास बता दिया, और मस्जिदों में माइक लगा लगा के काम करने को भी क्या बता दिया? बकवास। तो दोनों ही खिलाफ थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। लेकिन वो चुप हुआ क्या? नहीं, तो चुप नहीं होते, इससे डरते नहीं है। हुआ यही, कहा कौन था भाई? बोले मैं। बोले आगे आओ। राजा रानी ने एक सोने का सिक्का दिया। क्या दिया? इसीलिए रीति काल को असरफी काल भी कहा जाता है, क्योंकि असरफी मतलब स्वर्ण मुद्रा। एक अशरफी भेंट की और कहा कि आपने बहुत अच्छा जो है चेताया। दरबारी खुश क्यों? 6 महीने से आया ही नहीं है तो परेशानी हो रही है ना उनको भी। दरबारी खुश, ठीक है। अब दरबारी उनका, महाराज इसको तो यही रख लो कवि को, क्योंकि उनको लगा कि ये तो फिर अंदर चला गया तो फिर नहीं आएगा, इसलिए इसको रखो यहीं, ये चेताएगा बीच बीच में, इसको रखो। बोले महाराज इसको यही रहने दो ना। बोले ठीक है, यही रहो तुम, मैं खुश हूं बहुत। काली नाग पहाड़ी, बिहारी ने कहा हम लोग कवि हैं, घरों में नहीं रहते, महलों में नहीं रहते, अलग जगह चाहिए, एकांत, जहां पे चुपचाप बैठे रहें, खुद के मन की सोच सके। बोले ठीक है, नाग पहाड़ी पे बसा दो। आप अचरौल साइड जाएंगे ना, इधर ये चंदवाजी वाला रूट है, तो वहां पे काली नाग पहाड़ी पड़ती है रास्ते में। उस काली नाग पहाड़ी NH8 बोलते हैं इसको, इस पे बसा दिया। बिहारी यही रहा, आजीवन बिहारी यही रहा। एक कृष्णचंद्र मिश्र नाम का इसका बेटा हुआ, गोद लिया हुआ बेटा है, ओरिजिनल बेटा नहीं है, दत्तक पुत्र है कृष्णचंद्र मिश्र, ठीक है। जिसने आपको पता हो तो देव और बिहारी नामक रचना लिखी थी, मैंने लिखा ही है पहले, ठीक है। देव और बिहारी रचना लिखी थी उसने, कृष्णचंद्र मिश्र ने। अब एक बात है, कहानी में आगे ट्विस्ट है मौत को लेकर के। राजा रानी ने कहा ना कि एक दोहे पे एक सिक्का। बिहारी ने टोटल 713 दोहे लिखे। कितने? पूरी जिंदगी में कितने दोहा? और उस जमाने में सत्सई परंपरा लिखने की आदत थी, तो 700 लिख के लोग समझते थे कि मेरी रचना पूरी हो गई। तो बिहारी ने 713 लिखे। अब 700 के 5 लिख दो, 10 लिख दो, 15 लिख दो, वो कोई बात नहीं है, 700 के लगभग चलता था, 700 प्लस। तो बिहारी ने लिखे। 1662 में बिहारी सत्सई पूरी भी हो गई थी, मतलब 700 दोहे उसके पूरे हो गए। और 1663 में बिहारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई कैसे, इसके बारे में कभी भी कागजी नहीं लिखा गया है। मृत्यु का जो कारण MP में हुआ था,
बसवा गोविंदपुर एमपी में हुआ था। आगे लिखो, बिहारी के जन्म के संबंध में प्रचलित है, बिहारी के जन्म के संबंध में प्रचलित है और ये पंक्ति लिख दो। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा वासी ससुराल, तरुणाई आई सुखद खंड बुंदेले बाल। वो उल्टा बोले, बोल दो, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा वासी ससुराल। ठीक, ये बात हो गई। अब देखो, एक चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि बिहारी के जो पिता है ना, उनका नाम है केशव राय। फिर पिता लिखो तो एक काम करो, गुरु का नाम भी लिख दो। पिता का नाम है केशव राय और फिर गुरु का नाम लिख दो आप। देखो, इनका गुरु का नाम महंत नरहरि दास को माना जाता है। ये नरहरि दास तुलसी वाला नहीं है। तुलसी के गुरु भी नरहरि दास थे ना, वो नहीं है। मैंने बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। आगे लिखो, जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय। क्लास रिपीट हो रही है बार बार। जीवन परिचय अब नहीं हो रही, अब देख लो, अब सही है। लिखो, बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के, सॉरी, बिहारी शाहजहां के, बिहारी शाहजहां के कृपा पात्र थे। अतः दिल्ली दरबार में वृत्ति के लिए गए। अतः दिल्ली दरबार में वृत्ति के लिए गए। वृत्ति का मतलब दान दक्षिणा। तो शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह, कोष्टक में आमेर जयपुर के पास भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मिर्जा राजा जयसिंह आमेर जयपुर के पास भेज दिया। यहां बिहारी को पता चला कि मिर्जा राजा ने 6 माह पहले कि मिर्जा राजा ने 6 माह पहले चौहान वंश की 16 वर्षीय कन्या से शादी की है। चौहान वंश की किससे?
16 वर्ष की कन्या से शादी की है और तब से महल से बाहर नहीं आए हैं, और तब से महल से बाहर नहीं आए हैं, तब से महल से बाहर नहीं आए हैं। तो बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर राजा तक अंदर पहुंचाया। तो बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर राजा तक अंदर पहुंचाया। बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर राजा तक अंदर पहुंचाया। दोहा लिख दो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कोष्टक में लिखो अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार। अलंकार का नाम लिख दीजिए। कौन सा? अन्योक्ति। ठीक है, आगे लिखो। इस दोहे के बाद राजा रानी, इस दोहे के बाद राजा रानी महल से निकले और बिहारी को, महल से निकले और बिहारी को एक सोने का सिक्का, एक सोने का सिक्का, कोष्टक में असरफी, क्या बोलोगे? असरफी, भेंट की। एक सोने का सिक्का, कोष्टक में लिख दो असरफी भेंट की। और भविष्य में, और भविष्य में प्रत्येक दोहे पर, और भविष्य में प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वादा किया। एक स्वर्ण मुद्रा देने का वादा किया। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? जीवन परिचय से संबंधित। एक लाइन इसमें और लिख दो। बिहारी को काली नाग पहाड़ी नामक स्थान पर बसा दिया गया। बिहारी को कौन सी जगह? काली नाग पहाड़ी नामक स्थान पर बसा दिया गया।
बिहारी को कालीनाग पहाड़ी नामक स्थान पर बसा दिया गया। बिहारी आजीवन यहीं रहे। बिहारी कब आजीवन यहीं रहे। बिहारी आजीवन यहीं रहे। ये तो एक बात हो गई। ओके, अब अपन मुख्य बात करेंगे बिहारी की रचना पे। कौन सी रचना? बिहारी सतसई, और सारी कहानी उसी पर है। रीतिकाल का सबसे फेमस ग्रंथ है। आप थोड़ा सुनो। बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। कब पूरी हो गई? 1662 में। ठीक। मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य। एक मुक्तक काव्य में जितने गुण होने चाहिए बिहारी ने उसे चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मुक्तक काव्य में जो गुण होने चाहिए ना, बिहारी ने उसको कहाँ पहुंचा दिया? चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया है। अगर प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में लिखा है मुक्तक काव्य उसका एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगर प्रबंध काव्य को सिस्टमेटिक जो लिखते हैं उसको अपन पूरा वनस्थली बोल दें, पूरा बगीचा बोल दें, तो उस बगीचे के खास खास फूलों को छांट करके उसका गुलदस्ता बना दो, वो हो जाता है मुक्तक काव्य। यानी मुक्तक काव्य छांट छांट के लिखा होता है एक एक लाइन पे। प्रबंध में सिस्टमेटिक चलता है। समझ गए? कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा का बेजोड़ नमूना जो है, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिकता, भाषा को कितना ज़्यादा मिलाया जा सकता है, समास रूप दिया जा सकता है, इन दोनों का अगर कोई बेजोड़ नमूना है तो वो कौन सी है? बिहारी सतसई। ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने ये भी कहा कि हाथीदांत के टुकड़े पर की गई महीन पच्चीकारी है। हाथीदांत का जो टुकड़ा है उस पर की गई महीन पच्चीकारी है बिहारी सतसई। ये भी क्या, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। किसके छींटे हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। और इनका जो एक एक दोहा है वो हिंदी साहित्य का रत्न है। इसके बारे में मैंने पहले भी लिखाया था, कल परसों ही। ठीक है, आगे सुनिए। ये संयोग श्रृंगार की रचना है। किसकी रचना है? संयोग श्रृंगार प्रधान रचना है। श्रृंगार रस है, ये तो आपको पता चल गया कि रस कौन सा है? श्रृंगार। पर श्रृंगार भी दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। एक में नायक नायिका पास होते हैं तो संयोग श्रृंगार, एक दूसरे से दूर होते हैं तो वियोग श्रृंगार। अब यहाँ पे ये पास वाले सीन ज़्यादा लिखता है, दूर वाले नहीं लिखता, क्योंकि रसिक कवि है ना, तो वो दूर नहीं रखता, उनको नायक नायिका को पास रखता है अक्सर। ठीक है। भाषा कौन सी है? ब्रिज। कौन सी भाषा है? ब्रिज भाषा है। अगर आपको कोई पूछ ले छंद बताओ तो आप लिखें दोहा। आपसे पूछे अलंकार खास कौन सा है तो बोल दीजिएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक। आगे सुनो। ग्रियर्सन भाई साहब कहते हैं कि बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी रचना पूरे यूरोप में ही मौजूद नहीं है। पूरे यूरोप में मौजूद नहीं है। देखो 713 दोहे हैं। इन 713 दोहों में 630 दोहे तो श्रृंगार के ही हैं। 630 दोहे कैसे हैं? श्रृंगारिक हैं। किस में से? 713 में से। यानी कि श्रृंगार ही श्रृंगार है पूरे में। हालांकि इसमें 6 सोरठे भी हैं, तो कई किताबें आपको क्या कह देगी 719 छंद है, तो छंद तो 719 हो गए, लेकिन चूंकि बिहारी का प्रिय छंद कौन सा है? दोहा, इसलिए आपसे पूछा जाता है कितने दोहे हैं, तो दोहे तो कितने हैं? 713 ही है। सोरठा है 6, तो सोरठा भी तो छंद ही होता है ना, दोहा का उल्टा। अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोहा और सोरठा दोनों ही। बताएंगे आपको 11 13 13 11। आगे सुनो। ठीक है, आगे सुनो। राधाचरण गोस्वामी कहते हैं कि बिहारी सतसई जो है ना,
वो पीयूष बरसी मेघ है, अमृत बरसाने वाले बादल की तरह है। और जब पीयूष बरसी मेघ जब आच्छादित हो जाते हैं ना, तो उसके बाद सूरदास तुलसीदास सबको ढक देते हैं ये। यानी बिहारी ऐसा बादल है कि ये जब आच्छादित हो जाए तो उसके बाद में सूरदास तुलसीदास का प्रभाव भी कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। पदम सिंह शर्मा जो है, उन्होंने बिहारी सत्सई की भूमिका लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है भूमिका में कि बिहारी सत्सई है ना, वो शक्कर की रोटी है। क्या है जी? शक्कर की रोटी है। हजर प्रसाद द्विवेदी जो है वो कहते हैं कि बिहारी सत्सई काव्य रसिकों के हृदय का घर है, काव्य रसिकों के हृदय का घर है। बातें बहुत कुछ कही गई है किसके बारे में? बिहारी सत्सई के बारे में। शानदार रचनाएं, एक ही डंके की चोट पे। देखो, जब रीतिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने बात कही है कि जब रीतिकाल में किसी कवि के द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिख करके अपने आप को फेमस किया जाता था, तब बहुत सारी रचनाओं की बजाय एक रचना से भी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ जा सकता है। ये किसने साबित कर दिया? बिहारी ने, क्योंकि उसकी एक रचना ही गागर में सागर है। और ये कहा गया कि सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे। हजर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है कि सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जैसे नाविक के तीर देखने में छोटे लगते हैं, नाव चलाने वाले तीर देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर गहरे घाव करने की क्षमता होती है। ऐसे सत्सई के दोहे हैं। बिहारी सत्सई के दोहे भी ऐसे ही हैं, क्योंकि ये भी देखने में नॉर्मल लगते हैं पर इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ओके। बिहारी सत्सई जो है ना, इस पे सप्तशती परंपरा का प्रभाव है। गहा सप्तशती, आर्य सप्तशती, ये जो रचना है ना सत्सई परंपरा की, प्राकृत भाषा की रचनाएं हैं, संस्कृत भाषा की रचना है, उनका इस पे बड़ा प्रभाव रहा है। और इसको देख देख के अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं में फिर लिखा है। मतलब जैसे उर्दू में भी लिखा गया, संस्कृत में भी लिखा गया, इसके अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए फिर किसके? बिहारी सत्सई के। तो मतलब एक बड़ा महान ग्रंथ है। कौन? बिहारी सत्सई। रीतिकाल में सबसे लोकप्रिय कवि कहा जाता है कौन? बिहारी। एक ही रचना लिखी, ऐसे बोलते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो इसकी एक ही ऐसी रचना है जिसको सब कुछ, बस थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए अपन साथ साथ लिखते जाते, ज़्यादा समझा दिया तो फिर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। अभी बहुत कुछ बताना और है, पहले इसको लिखो ताकि अगली बात कर सकें। चलो आगे लिखो। बिहारी की एकमात्र व प्रसिद्ध रचना है बिहारी सत्सई। बिहारी की एकमात्र व प्रसिद्ध रचना है बिहारी सत्सई। बिहारी की एकमात्र व प्रसिद्ध रचना है बिहारी सत्सई। पूरी कब हो रही है? 1662 में। लिखना कब शुरू किया? 1633 में। ऐसे लिखो। इसे बिहारी ने 1633 ईस्वी में, इसे बिहारी ने 1633 ईस्वी में लिखना शुरू किया था। इसे बिहारी ने 1633 ईस्वी में लिखना शुरू किया था और यह रचना 1662 ईस्वी में पूरी हो गई। और यह रचना 1662 ईस्वी में पूरी हो गई। लिख दिया। और यह रचना कब पूरी हो गई? 1662 ईस्वी में। अगले से लिखो। यह एक मुक्तक काव्य है। यह एक मुक्तक काव्य है और संयोग श्रृंगार प्रधान रचना है। और संयोग श्रृंगार प्रधान रचना है।
संयोग श्रृंगार प्रधान रचना है। अगला आंसर लिखो। यह ब्रज भाषा में लिखित है। यह ब्रज भाषा में लिखित है। जो कि बिहारी के प्रिय छंद दोहा में है। जो कि बिहारी के प्रिय छंद दोहा में है। अगला आंसर लिख दीजिएगा। बिहारी का प्रिय अलंकार रूपक अलंकार। बिहारी का प्रिय अलंकार नेक्स्ट लाइन लिख दो। बिहारी का प्रिय अलंकार कौन सा? बिहारी का प्रिय अलंकार रूपक अलंकार। नेक्स्ट लाइन से लिखो। बिहारी सत्सई में कुल 713 दोहे हैं। बिहारी सत्सई में कुल 713 दोहे हैं, जिनमें से 630 दोहे श्रृंगारिक हैं। जिसमें से 630 दोहे श्रृंगारिक हैं। 630 क्या है? श्रृंगारिक भी हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो। इसके अलावा बिहारी सत्सई में 4 सोरठे भी हैं। इसके अलावा बिहारी सत्सई में क्या 6 इसके अलावा बिहारी सत्सई में 6 सोरठे भी हैं। अतः छंदों की कुल संख्या कितनी? बोलो। 719 हो जाती है। छंदों की कुल संख्या 719 हो जाती है। ओके, हाँ या ना? इसके बाद अब पहले किसको लिखोगे? पहले इसी को लिख देते हैं। किसको? रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है। अच्छा, एक लाइन पहले 2-3 बात लिखो, सुनो। बिहारी सत्सई को समाज शास्त्र का खजाना बोलते हैं। बिहारी सत्सई को काव्य रसिक, सॉरी को तो बोल दिया, काव्य रसिक कर देगा। बिहारी सत्सई को रसिकों की गीता भी कहते हैं। गीता क्या बोलते हैं? रसिकों की, रसिक लोगों के लिए सबसे महान ग्रंथ है। इसी आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। ओके, बिहारी को ब्रज भाषा का भूषण भी कहा जाता है कि ब्रज भाषा का आभूषण है कौन? बिहारी। ये लाइन लिखो आप। बिहारी सत्सई को समाज शास्त्र का खजाना कहा जाता है। बिहारी सत्सई को समाज शास्त्र का खजाना कहा जाता है।
रहे हो तो आपकी वैल्यू है। कोई आपसे कह रहा है यार यू आर ग्रेट, आप उसको वापस कह दो कि भाई साहब महान तो आप भी हो, बाकी कह नहीं रहा मैं, बाकी अच्छे तो आप भी हैं, आप अच्छे हैं इसीलिए हम सब अच्छे हैं। इसकी वजह आप उसको ये बोल दो ना, उस जैसे कहा यू आर ग्रेट, और आप बता दो कि बेटा तेरे को मेरे से ये काम है इसलिए तो ग्रेट बोल रहा है मेरे को, तो वहीं खत्म हो जाएगा खाना। तो ये एक प्रॉब्लम है और मैं तेजी से पहचानता हूं। मेरे साथ बस यही प्रॉब्लम है कि मैं हर चीज बताऊं, तो जब मैं ही बताऊंगा इतना सारा तो मैं ही कर दूंगा उस काम को, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है। कई टाइपिस्ट बिठाता हूं तो वो टाइपिस्ट 100 मात्राएं उसमें गलत निकालता है, अब उसको फिर मैं सही करूं। अब जब मुझे ही सही करनी है तो टाइपिंग तो मेरे पे आती है, मैं ही कर लूंगा। तो क्या है कि ये भाग्य होते हैं कि अच्छे स्टाफ में आपको मिले। बाकी मैं तो सोचता हूं कि पैसे कितने लो लोग, लेकिन हमेशा ट्रेंड रखो, ट्रेंड रखो, और ट्रेंड आपको बहुत मिल जाएंगे, पर ट्रेंड में डेडिकेटेड लोग नहीं मिलते, वो घूमते रहते हैं कि कोई आप कह दो उससे कल की मैं 500 रुपये ज्यादा दूंगा, कल आपके आ जाएंगे वहां छोड़ देंगे। बस ये एथिक्स लेस जीवन है। वरना ये पीडीएफ टाइम पे डालना, हालांकि डलता है हमारे यहाँ ऐप में सारा टाइम पे होता है, लेकिन सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं अक्सर, क्योंकि वो जिनके भरोसे रहता हूं ना। अब वो कल एक लड़का वर्क फ्रॉम होम लगाया, अब उससे कहा कि आवाज में सुबह उठ के मैंने 6:15 बजे देखा है, तो कल का पीडीएफ नहीं डाला आज तक। अब वो बच्चों के तो फोन आएंगे ना बाद में, सब पीडीएफ नहीं है उसमें, अभी तो बच्चे कहेंगे नहीं, वो 2-4 दिन बाद कहेंगे, तब तक अपन से पीडीएफ मिस हो जाएगा। तो ये एक समस्या है कि अच्छे लोग कम रह गए आजकल की दुनिया में। कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा जाए, इस पे लोग ध्यान देते हैं। कभी भी ऐसा मत करो, जैसे मैं आपसे जितनी फीस ले रहा हूं ना, उससे 1.5 गुने रुपए का पढ़ाऊं तो मैं ग्रोथ होगी। अगर मैं उससे 75% पढ़ाऊंगा तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कोई आपको 100 रुपए मजदूरी करवाता है ना, तो उसके लिए 150 का काम करके दो, तो वो आपको कभी नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए की मजदूरी में 70 रुपए के काम करने वाले मिलेंगे, 100 रुपए के काम करने वाले भी
नहीं मिलेंगे। और तुमने कितने का किया है? 125 का, 150 का, तुम्हारे जैसा मिलेगा ही नहीं उसको। ये भाव जिस दिन रखेंगे ना, उस दिन लोग सफल हो जाएंगे। लेकिन लोगों के अंदर ये भाव नहीं है। मैंने अपने जीवन में फर्स्ट ग्रेड का पहला बैच 28,000 रुपये में पढ़ाया था। ओनली कितने में? ओनली 28,000 रुपये में पूरा बैच पढ़ाया था फर्स्ट ग्रेड का। अब 28,000 रुपये में पूरा फर्स्ट ग्रेड का बैच कोई नहीं पढ़ाता। 28 लाख लग जाते हैं जयपुर में आओ तो, कोचिंग हो के। एक बैच 28 लाख का, 28 लाख से ज्यादा ले जाता टीचर। मैंने 28,000 में पढ़ा दिया था। पर वो एक वक्त था। और आदत है हमेशा की, जैसे कुछ भी काम कर रहे हो तो डेडिकेटेड तरीके से करो। लोगों को भी यही कहते हैं, लेकिन लोग क्या है कि वो इस तरह के एथिक्स लेस हो गए, कुछ कोरोना के बाद ज्यादा हो गए। तो जितनी दुनिया फैलती जा रही है उतनी दुनिया समर्पित भाव से दूर होती जा रही है। और मोबाइलों ने भी कुछ हद तक जो है बिगाड़ने में योगदान दे दिया है। कुछ घर के संस्कार भी हल्के हो गए, बहुत सारे इश्यूज है। अपन बात कर रहे थे किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। ये तो लिख ही दिया था ना ये वाला तो। अब इस पे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी लिख दिया था अपन ने, समाजशास्त्र का खजाना कहा जाता है। और ये भी लिखा कि रसिकों की गीता कहा जाता है। लिखो, बिहारी ससाई को रसिकों की गीता कहा जाता है। बिहारी ससाई को रसिकों की गीता कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र, एक मिनट, इसके गीता कहा जाता है, लिख लिया? एक लाइन ये लिखो पहले। बिहारी को ब्रज भाषा का भूषण कहा जाता है। बिहारी को ब्रज भाषा का भूषण कहा जाता है। बिहारी को ब्रज भाषा का क्या? भूषण कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। अब देखिए, इसमें एक इश्यू है। इश्यू क्या है? डॉक्टर नगेंद्र तो बोलते हैं कि बिहारी ध्वनिवादी आचार्य है। किस पे काम करता है? ध्वनि पर। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि उसके जो दोहे हैं ना, उनमें ध्वनि पर, लय पर, तान पर ध्यान नहीं था, उसके दोहों में रस पे ध्यान था। किस पे ध्यान था? रस के। ये बिहारी है ना, इसकी कल्पनाएं इतनी खतरनाक है। आप दोहे पढ़ेंगे ना बिहारी ससाई के, मैं आगे आपको बागवानी, राजनीति, ज्योतिष शास्त्र, बिहारी को कितना ज्ञान था, बहुज्ञ था, उसके बारे में बताऊंगा। तब और दोहों के बारे में बताऊंगा। अलंकारों की बात करेंगे, रंग शास्त्र की बात करेंगे, तब भी वो चीजें आएंगी। लिखते ओढ़ रखिए, पानी में डुबो करके पूरी भीगी हुई रजाइयां ओढ़ रखी हैं। क्यों? क्योंकि नायिका का ताप इतना है कि अगर वो बिना भीगी हुई रजाइयां ओढ़ करके नायिका से मिलने चली गई तो सखियां भस्म हो जाएंगी। इसलिए रजाई कैसी है उनकी? पानी से भीगी हुई, ताकि उसके ताप में वो रजाई जो है उनकी रक्षा कर सके। इतना मतलब इस तरह का इसका प्रेम दिखाता। अब ये कंडीशन संभव ऐसा हो सकता है क्या? तेज ठंड में कोई भीगी हुई रजाई ओढ़ के जाएगा? ये हो सकता है क्या? लेकिन वो इतनी बिरहणी नायिका बता देता है उसको। तो इसका जो काम है ना, वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, मतलब रस में डुबोने का है। ऐसा कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि नहीं, इसका काम तो ध्वनि पे था। एक लाइन लिख दो। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी आचार्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी आचार्य माना है, यह कहा है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने
जबकि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी आचार्य माना है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को क्या रसवादी आचार्य माना है। रसवादी आचार्य माना है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। अब इस पे आते हैं। पहले ये सारा शुक्ल है, इसको लिख लेते हैं, फिर औरों को लिख लेंगे। लिखो, अब वही लगाते जाना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वो शुक्ल शुक्ल बोलेगा। अब लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक मुक्तक काव्य में जो गुण होने चाहिए, एक मुक्तक काव्य में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी सत्सई में, एक मुक्तक काव्य में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी सत्सई में चरमोत्कर्ष तक पहुंचे हैं। चरमोत्कर्ष तक पहुंचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चरमोत्कर्ष तक पहुंचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप कोष्टक में एक बात लिख दो, शुक्ल ने चिंतामणि में कहा था, शुक्ल ने चिंतामणि, इसकी रचना है ना, मनोविकार प्रधान निबंध होगी, तो चिंतामणि में कहा था, चिंतामणि रचना का नाम है। शुक्ल ने चिंतामणि में कहा था कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य उसका चुना हुआ गुलदस्ता है। तो मुक्तक काव्य उसका चुना हुआ गुलदस्ता है। तो मुक्तक काव्य क्या है? उसका चुना हुआ गुलदस्ता है। अब देखो, चुना हुआ गुलदस्ता है, ये बात चिंतामणि में कही है, ये बिहारी सत्सई ने नहीं कही। बिहारी सत्सई ने तो उसने ये कहा है कि जो मुक्तक काव्य में जो गुण होने चाहिए वो चरमोत्कर्ष तक ले गया कौन? बिहारी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं। अगला लिखो, शुक्ल के अनुसार कल्पना की समाहार शक्ति व भाषा की सामासिकता का बेजोड़ नमूना बिहारी सत्सई है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिकता, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिकता का बेजोड़ नमूना बिहारी सत्सई है। का बेजोड़ नमूना, भाषा की सामासिकता, समास मतलब लंबे लंबे पद बनाना, भाषा की सामासिकता का बेजोड़ नमूना बिहारी सत्सई है। का बेजोड़ नमूना बिहारी सत्सई है। इसमें भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी वही है। इसमें पहले लिखा दी है लाइन, वैसे मैंने फिर भी एक बार लिखा रहा हूं। पहले आपको लिखाई ना, अभी जब पद्माकर पढ़ाया था तब अलग अलग पढ़ाया था कि पद्माकर के पास भक्ति श्रृंगार के अलावा बैराग की त्रिवेणी है, और बिहारी के पास भक्ति श्रृंगार के साथ नीति की त्रिवेणी है, और सूरदास के पास भक्ति श्रृंगार के साथ संगीत की त्रिवेणी है। ये वहां लिखा दिया। इसमें भक्ति श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी वही है। भक्ति श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी वही है।
मतलब 3 नदियां एक साथ मिल गई हैं, त्रिवेणी वही है। आगे चलें। ध्वनिवादी आचार्य क्या होता है? ध्वनिवादी आचार्य का मतलब है कि जिसको लिखते समय कल्पना जी जो लिखते समय उसके एक एक तुक पे गौर करे, उसके एक एक लय पे गौर करे, तान पे गौर करे कि बात सही जमी की नहीं जमी, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनिवादी। शब्दों को ध्वनि के रूप में वो ऐसे दिखाता है जिससे कि अलग से स्फुट पैदा हो। ठीक, मतलब तो कुछ दिखे अलग से, जैसे बाकी हाँ लय है इसमें, बाकी तुकबंदी है इसमें, इसको बोलते हैं ध्वनिवादी। बाकी ध्वनि संप्रदाय पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। और आगे लिखो। शुक्ल के अनुसार बिहारी सस्सई हाथी दांत के टुकड़े पर एक महीन पच्चीकारी है। पच्चीकारी बिहारी सस्सई हाथी दांत के टुकड़े पर की गई महीन पच्चीकारी है। हाथी दांत के टुकड़े पर की गई महीन पच्चीकारी है। महीन पच्चीकारी है। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे क्या है? छींटे हैं। अगले से लिखो। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि डैश लगा के लिखो। यह बात साहित्य क्षेत्र में, एक लाइन लिखो, यह बात साहित्य क्षेत्र में, यह बात साहित्य क्षेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा करती है, इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा करती है कि किसी कवि का यश, कि किसी कवि का क्या यश, मतलब प्रसिद्धि, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण से नहीं होता। वो बहुत ज्यादा रचना लिख दे तो हिट नहीं हो जाएगा। उसकी रचनाओं के किससे? परिमाण से नहीं होता, बल्कि परिमाण से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। गुण के हिसाब से होता है। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि बिहारी प्रेमी नहीं है, क्या है? रसिक है। तो क्या बिहारी की कविता प्रेम की उच्च भूमि पे पहुंच सकती है? नहीं, वो तो घुमाएगा। तो कविता श्रृंगारी है, बिहारी की कविता श्रृंगारी है, लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पे नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। उच्च भूमि पे पहुंचेगी घनानंद की कविता। किसकी? हाँ, प्रेमिका ने छोड़ दिया है, सुजान ने, फिर भी बंधक हर कृष्ण का नाम लेने के बजाय किसका नाम लेता है? कृष्ण की जगह सुजान का। मतलब मरना जीना सब उसी के नाम पे, जबकि उसने बुरी तरह उसको बर्बाद कर दिया है। तो प्रेम की पराकाष्ठा यही है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है,
खाक में मिलके भी कहता है कि बिगड़ा क्या है, मिट्टी मिल गया फिर भी क्या कह रहा है, कुछ बर्बाद नहीं हूं मैं तो ठीक हूं। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो पराकाष्ठा में प्रेमी लोग आएंगे, रसिक लोग तो नहीं आएंगे। और जब मैंने ये लिखा दिया कि बिहारी सत्सई रसिकों की गीता है, प्रेमियों की गीता तो नहीं है, ठीक है, तो एक लाइन ये भी लिख दो, शुक्ल ने कहा है कि उनकी कविता श्रृंगारी है। शुक्ल ने कहा है कि उनकी मतलब बिहारी की, कि उनकी कविता श्रृंगारी है, पर उनकी कविता कैसी है, श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती है। पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती है। प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती है। अब पहले इसको लिखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बिहारी सत्सई बहुत छोटी है, पूरी क्लास हो जाएगी आज की, लेकिन बिहारी सत्सई पूरी नहीं होगी। और इतने ही प्रश्न भी आते हैं इससे। मुख्य बात, एक प्रश्न भी हर बार टपकेगा। लिखो आगे। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना यूरोप में नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना पूरे यूरोप में नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना पूरे यूरोप में नहीं है। अगले लाइन से लिखो। राधाचरण गोस्वामी के अनुसार राधाचरण गोस्वामी के अनुसार बिहारी सत्सई एक पीयूष बरसी मेघ है। बिहारी सत्सई एक पीयूष बरसी, अमृत बरसाने वाला बादल, पीयूष बरसी मेघ है, जिसके आच्छादित होते ही सूरदास तुलसीदास सब ढक जाते हैं। जिसके आच्छादित होते ही कौन? सूरदास तुलसीदास सब ढक जाते हैं। आगे चलिए। पदम सिंह शर्मा, पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई की भूमिका में इसे शक्कर की रोटी कहा है। किसकी रोटी? मजे आते ना खाने में, बचपन में खाई होगी ना शक्कर की रोटी। रोटी में शक्कर भर के और क्रीम रोल बना के जो खाते हैं, ऐसा आनंद है। मतलब इसमें देसी प्रेम है, कुल मिलाकर देहातीपन इसमें मौजूद है। आगे चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को बिहारी सत्सई को काव्य रसिकों के हृदय का घर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को
काव्य रसिकों के हृदय का घर कहाँ है? काव्य रसिकों के हृदय का क्या घर कहाँ है? अगले लाइन से लिखो। ये ना सत्सैया के दोहरे, ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी की नहीं है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। एक लाइन लिखा रहा हूं मैं, पहले रुको। ऐसे लिखो, बिहारी सत्सई को गागर में सागर कहा जाता है। बिहारी सत्सई को गागर में सागर कहा जाता है। इस संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, बिहारी सत्सई को गागर में क्या सागर कहा जाता है। इस संबंध में कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्या लिखा है वो पंक्ति लिख दो। सतसैया के दोहरे, जो सत्सई के दोहे हैं ना, जो नाविक के तीर, ये क्या है? नाविक के तीरों की तरह हैं। देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। देखने में भले ही छोटे लगे नाविक के तीर, लेकिन वो गंभीर घाव करते हैं अगर उनका निशाना लगे तो। पहने होते हैं आगे से। देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। ओके, अब सुनो। अब अपन बात करेंगे बिहारी सत्सई पे टीकाओं की। किसकी बात करेंगे? टीका। देखो, बाकी बहुत सारी बातें भी लिख लेंगे। बिहारी हेडिंग डालो, बिहारी सत्सई पर टीकाएं। अगर बिहारी सत्सई के टीकाओं पे बात करें तो सुनो आप पहले। सुने, देखो, एक इनका बेटा है जिसका नाम है निरंजन कृष्ण, या इसको बोलते हैं कृष्ण कवि। बिहारी सत्सई पे पहली टीका तो इसी ने लिखी। किसने? अच्छा, रामचरितमानस के बाद अगर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई तो किस पे लिखी गई? बिहारी सत्सई। टीका का मतलब शॉर्ट नोट, उस रचना के बारे में संक्षिप्त में। इसने क्या किया, जितने भी छंद थे ना, वो दोहे थे बिहारी सत्सई के, उनको सबैया में बदल दिया। किसने बदल दिया? दोहों की जगह सबैया बना बना के लिख दिए। किसने? आगे सुनो। एक आई थी अमर चंद्रिका, ये टीका लिखी सुरति मिश्र ने। किसने लिखी? सुरति मिश्र ने। एक आई थी लाल चंद्रिका, ये लिखी लल्लू लाल ने। एक आई थी बिहारी बिहार, अंबिका दत्त व्यास। और इसमें है ना रोला छंद में विस्तार दिया गया है। जो बिहारी के दोहे ना, उनको किसमें चेंज किया है? उसने सबैया में चेंज किया, इसने रोला में। एक आएगी फिरंगी सत्सई, ये फारसी भाषा में है। किसमें है ये? फारसी में। आनंदी लाल जोशी ने इसको लिखा है, ये फारसी भाषा में है। इसके अलावा एक आएगी बिहारी रत्नाकर,
ये सर्वश्रेष्ठ टीका है, 1921 में आई थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है, ठीक है। और ये सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सत्साई पे सबसे अच्छी टीका किसे लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। नाम क्या है? बिहारी रत्नाकर। उसके अलावा एक संजीवनी भाष्य नाम से टीका लिखी है, संजीवनी भाष्य, पदम सिंह शर्मा ने। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अमरूक सप्तशती और आर्या सप्तशती दोनों संस्कृत की हैं, और गाहा या गाथा एक ही बात है, गाहा बोल दो या गाथा बोल दो। सप्तशती ये प्राकृत की है। मैंने आपको बताया था पहले भी, गाहा गाथा शब्द आए तो प्राकृत, और दोहा या दूह शब्द आए तो अपभ्रंश। जैसे ढोला मारूरा दोहा, इसका मतलब रचना किसकी है? अपभ्रंश की है, क्योंकि दोहा या दूहा लगता है तो अपभ्रंश होती है, ठीक है। इसको लिखा शालिवाहन कवि, राजा शालिवाहन है। इसको हॉल कवि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हॉल कवि। ये लिखी अमरूक आचार्य ने, और ये लिखी गोवर्धन आचार्य ने। तो क्या है कि बिहारी सत्सई, बिहारी ने कहाँ से लिखना सीखी? तो बिहारी सत्सई पर 3 रचनाओं का प्रभाव है। किस किस का? बिहारी सत्सई अमरूक सप्तशती और आर्य सप्तशती को देख के लिखी गई होगी, और गाहा सप्तशती को देख के लिखी गई हो। जैसे आपने कोई कविता पढ़ी, उस जैसी आपने कोई और कविता पढ़ी तो ये कहा जाएगा ना कि आपने लिखी, तो लोग यही कहेंगे ना उसका प्रभाव है इस पर, क्योंकि उस जैसा कुछ कुछ मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस पर इनका प्रभाव है। बिहारी सत्सई पर किस किस का प्रभाव है? इन 3 रचनाओं का है। और बिहारी सत्सई पर टीकाएं लिखने वाले कौन कौन है? वो ये लोग हैं। अभी मैं बहुत सारी बात करूंगा। मुंशी देव प्रसाद प्रीतम आएंगे, शेरों में बात करेंगे, शेर शायरी लिखेंगे किस पर? बिहारी सत्सई पे। उर्दू में अनुवाद होगा गुलदस्त बिहारी के नाम से। भारतेंद्र हरिश्चंद्र उसको कुंडली छंद में लिखेंगे। अभी बहुत बहुत दुनिया बाकी है। अभी बिहारी सत्सई अभी बहुत है। फिर बताएंगे कि बिहारी सत्सई में किस किस चीज का नॉलेज है। फिर बिहारी सत्सई के कौन कौन से दोहे खास हैं, है ना। जैसे पहला दोहा आएगा, बेरी भवादा रो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे शाम हरिद्युति होए। इसका मतलब वो राधा का दीवाना था। कौन? बिहारी राधा का भक्त था। तो किस संप्रदाय से क्या है वो सारी बातें करेंगे। पहले इसको लिखो, बिहारी सत्सई पर टीका हेडिंग डाल दी, इसमें लिखो। ये ऐसा कवि है बिहारी जिसको मैं सारे दिन भी पढ़ाऊँ ना तो बोर नहीं होता, और मन ऐसा करता है और बोलता जाऊँ और बोलता जाऊँ, क्योंकि ये दरअसल मन का कवि है। जैसे आप तुलसीदास को पढ़ाते हैं ना तो आपके अंदर एक आदर्श मर्यादा वो चीजें आती है, तो बड़े सात्विक भाव में होते हैं। मस्ती का भाव नहीं देता। मस्ती का भाव कौन देता है? बिहारी। इसको पढ़ो तो ऐसा लगता है पढ़ते जाओ यार, क्या 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 लिखा है, क्या लिखा। ऐसे दोहे पढ़ते थे ना, हम बचपन में किताबें पढ़ते थे, तो मान लो कहीं में बिहारी रत्नाकर आई है, पहले किताबें चलती है ना, उनमें आती है ना ऐसे बिहारी रत्नाकर, उसके प्रथम 20 दोहे ऐसे। तो उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है अभी पढ़ते जाते, 20 ही है, 25-30 होते तो और मजा आता। जबकि जो नालायक लोग होते हैं उनको क्या होता है, साले 20 लिख दिए, किताब सिलेबस में 10 ही होते तो बढ़िया रहते। तो मन का कवि हो तो मजा आता है। लिखो बिहारी सत्सई पर टीका है। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सत्सई पर लिखी गई है। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सत्सई पर लिखी गई हैं। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं किस पर? बिहारी सत्सई पर लिखी गई हैं। बिहारी सत्सई पर प्रथम टीका, बिहारी सत्सई पर प्रथम टीका निरंजन कृष्ण उर्फ कृष्ण कवि ने लिखी है। निरंजन कृष्ण उर्फ
क्या कृष्ण कवि ने लिखी है, जो कि बिहारी के दत्तक पुत्र थे, जो कि बिहारी के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। इन्होंने बिहारी के दोहों को सवैया छंद में विस्तार दिया है। इन्होंने बिहारी के दोहों को किसमें, सवैया छंद में विस्तार दिया है। सवैया छंद में विस्तार दिया है। ओके, आगे लिखो। अन्य टीकाएं निम्न हैं। अन्य टीकाएं निम्न हैं। लिख दो। अमर चंद्रिका शुरति मिश्र, अमर चंद्रिका किसने लिखी, शुरति मिश्र। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, लाल चंद्रिका लल्लू लाल। अगला बोलो, क्या बिहारी बिहार, अंबिका दत्त व्यास। क्या लिखोगे इसमें, बिहारी के दोहों का रोला छंद में विस्तार। बिहारी के दोहों का किसमें, रोला छंद में विस्तार। बिहारी के दोहों का रोला छंद में विस्तार। अगला बोलो, फिरंगी सस्सई किसने लिखी, आनंदीलाल जोशी। पंडित जी हैं पर फारसी में लिख रहे हैं, लिख दो, फारसी भाषा में रचित है। फारसी भाषा में रचित है। अगला लिखो, बिहारी रत्नाकर। पहले कोष्ठक में इसका नाम लिखो, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर, कोष्ठक में नाम लिखो क्या, जगन्नाथ दास रत्नाकर। डैश लगा के लिखो। 1921 ईस्वी में लिखित, 1921 ईस्वी में लिखित है। कॉमा लगा के लिखो। खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ व प्रामाणिक टीका। खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ व सबसे प्रामाणिक टीका। खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ व सबसे प्रामाणिक टीका। सर्वश्रेष्ठ भी और सबसे प्रामाणिक भी है। और लास्ट लिख दो, संजीवनी भाष्य। संजीवनी भाष्य। इस पे क्या लिखोगे, पदम सिंह शर्मा।
रवीना कुमारी मीना जी, काव्य रसिकों के हृदय का घर लिखना है इसको ना, कंठार नहीं। काव्य रसिकों का कंठार वो है पद्माकर की रचना है ना, जगत विनोद, उसके लिए कहा गया था काव्य रसिकों कंठार। ये काव्य रसिकों के हृदय का घर है। आगे चलें। अच्छा एक बात सुनिए, इसको लिखाते हैं, रुको। जो बिहारी सस्सई है ना, इसकी जो राधा है ना वो बोलती बहुत है। किसकी? बिहारी खुद ही रसिक है ना, तो रसिक लोग बोलते बहुत है। जैसे किसी ने लाल कपड़ा पहने कोई लड़की निकली तो दूसरा कहेगा मेरे को भाई साहब आजकल लाल कपड़े पसंद है, बोले मेरा मफलर लाल है, जबकि उसको उसके मफलर से कोई मतलब नहीं, उसको तो उस पर कमेंट करना है। तो ये रसिक लोग होते हैं, बोलते जाते हैं। और प्रेमी होते हैं वो कहीं कोने में बैठ के रो रहे होते हैं अकेले ही, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बुरा तो भगवान भी करेगा उसका, मन ही मन में सोचते रहते हैं। तो सूरदास क्या सीधा साधा आदमी है, तो उसकी राधा बोलती ही नहीं है। और बिहारी कैसा है? रसिक टाइप है, तेज तरह, तो उसकी राधा बार बार बोलती है। तो एक लाइन आपको लिखनी है कि सूरदास की राधा मूक है, जबकि बिहारी की राधा बाचाल है। बाचाल का मतलब ज्यादा बोलती है, समझ गए? लिखो, ये लाइन लिखो पहले। सूरदास की राधा मूक है, जबकि बिहारी की राधा बाचाल है। और अगला एक नोट डालो, देखो बिहारी सस्सई है ना, इस पर खैर मूक और बाचाल की बात तो अलग हो गई। मुंशी देवी प्रसाद होंगे एक, क्या नाम है? मुंशी देवी प्रसाद। इसने बिहारी सस्सई का अनुवाद कर दिया शेरों में, शेर शायरी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो बिहारी सस्सई को कुंडली छंद में विस्तार देंगे। कौन से छंद में? अभी याद रखना पड़ेगा, अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार रोला छंद, निरंजन कृष्ण या कृष्ण कवि की जो टीका है बिहारी सस्सई की टीका, उसमें सवैया छंद। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी सस्सई पे कौन छंद लिखे? कुंडली छंद। समझ रहे हैं ना? लोग अलग अलग चेंज सब किसको कर रहे हैं? दोहा को, क्योंकि लिखी तो किसमें? दोहा में, पर उसको छंद अलग अलग लोग बना रहे हैं। मैं मान लो मैं जिस छंद में पसंद करता हूं मैं उस छंद में लिख रहा हूं उसको, ठीक है? लिखो। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी सस्सई पर शेर लिखे हैं, या बिहारी सस्सई का अनुवाद शेरों में किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी सस्सई का अनुवाद शेरों में किया है, शेर शायरी में शेरों में किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी सस्सई के दोहों को कुंडली छंद में विस्तार दिया है। किसमें? कुंडली छंद में विस्तार दिया है। कुंडली छंद में विस्तार दिया है। अब अपन इधर, ये तो हो गया था, अपन इधर आएंगे अब, है ना? अच्छा एक बात सुनो, जो वो था ना, वो कौन? मिर्जा जयसिंह था। जयसिंह का बेटा कौन था? राम सिंह। जयसिंह का बेटा कौन था? तो राम सिंह का काव्य शिक्षक भी था कौन? बिहारी। मतलब बिहारी ने ही सिखाया था किसको? काव्य का ज्ञान किसको दिया था? राम सिंह को। पहले ऐसे होते थे, अगर उस जमाने में जीवित होता तो मैं भी किसी राजा के दरबार में उसके बेटों का काव्य शिक्षक होता। कहीं न कहीं किसी न किसी के बेटे बेटी को काव्य छंद रस अलंकार उसका ज्ञान देने के लिए, मतलब उसको जो है ना साहित्य नहीं जानता ना, उसको दुनिया में बहुत चीजें नहीं आती। जिसको साहित्य नहीं आता ना
वो छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो सकता है, उसके अंदर मैच्योरिटी का अभाव होता है। आप देखिए साहित्यकार लोगों के, मतलब आप जैसे किसी के बाल बड़े हुए हैं, किसी की दाढ़ी बेतरतीब है, कोई झोला लेके चल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये काम आप और लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे कोई बाबू बन गया ना तो उसकी शर्ट की प्रेस नहीं टूटेगी, क्योंकि वो उसी माहौल में रहा है, तो उसको वही चीज लगती है कि ये कपड़े अच्छे पहनना जरूरी है, चश्मा अच्छा लगाना जरूरी है। लेकिन जो साहित्यिक व्यक्ति होगा वो चप्पल में चल देगा कवि सम्मेलन करने, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। तो साहित्य जो है ना, उसके बिना मैच्योरिटी नहीं आती। तो जितने भी राजा होते थे ना, वो अपने दरबार में साहित्यकारों को रखते थे, क्योंकि साहित्यिक लोग सही बात बोलते हैं, बाकी और लोग तो क्या मक्खन लगा के बात करते हैं। भाई कि आपको दरबारी रखने चाहिए, आपको कवि रखने चाहिए, आपको दार्शनिक रखने चाहिए, ताकि राजा होश में रहे। क्योंकि जैसे राजा के पास पैसा आएगा, राजा के पास पैसा तो है ही, सुनते फिर उसके मक्खन लगाने वाले लोग बहुत आ जाएंगे, चापलूस बहुत आ जाएंगे, और राजा चापलूसों से घिरा रहेगा। इसलिए कोई अच्छा आदमी होना चाहिए जो दरबारी व्यक्ति या कवि या दार्शनिक जो उसको सही सलाह दे सके। इसलिए हर दरबार में काव्य शास्त्र का नॉलेज, साहित्य का नॉलेज, संगीत का नॉलेज देने की परंपरा थी। तो राम सिंह को भी ये सब सिखाया जाए ताकि राम सिंह जब राजा बने तो मैच्योर राजा हो। तो इसलिए क्या किया गया, बिहारी को उसका काव्य शिक्षक लगाया गया। किसका? लिख लो, बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के काव्य शिक्षक थे। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र कौन? राम सिंह के क्या थे? काव्य शिक्षक थे। इसके बाद अब ये इस पे लिखो, बिहारी सतसई पर निम्न रचनाओं का प्रभाव है। बिहारी सतसई पर निम्न रचनाओं का प्रभाव है। निम्न रचनाओं का प्रभाव है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? संस्कृत की। ये किसकी है? प्राकृत की। तो लिख दो, अमरूक सप्तशती अमरूक आचार्य ने लिखी है। अमरूक सप्तशती आचार्य अमरूक। आर्य सप्तशती गोवर्धन आचार्य। गोवर्धन आचार्य। और ये दोनों रचनाओं का क्या लिखोगे? किसकी रचना है ये? संस्कृत की। और गाहा सप्तशती शालिवाहन यानी होल कवि की रचना है, प्राकृत में है।
ठीक है। इसके बाद अब अगली बात सुनो आप। एक लाइन लिखो, बिहारी बहुज्ञ थे। बहुज्ञ का मतलब बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता। ज्ञ का मतलब जानने वाला, ज्ञाता। इसको सुनो। नंबर 1, ये एग्जाम में आया हुआ है पहले। मेरी भव बाधा हरो, बिहारी ससे का पहला है। राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होए। इसमें 2 बात लिखनी है। एक तो ये कि ये किसका ज्ञान है, रंग शास्त्र का, और ये भी याद रखना कि ये प्रथम दोहा है किसका, सतसई का। ठीक है। और इससे किसका ज्ञान मिलता है, रंग शास्त्र का ज्ञान मिलता है। एक बार लिखो, मैं समझा रहा हूं। ठीक है। मेरी भव की बाधाओं को हरो, मेरी संसार की जो बाधा है ना, सांसारिक परेशानियां, उनको मिटाओ। कौन, राधा नागरी, चतुर राधा जी। नागरी मतलब चतुर, चतुर राधा जी मेरी संसार की परेशानियों को हरो। सोए मतलब ऐसी, ऐसी चतुर राधा, ऐसी चतुर राधा जी मेरी संसार की परेशानियों को हरे। कौन कैसी, जा तन की झाई पड़े, जिसके तन की झाई पड़ने से, छाया पड़ने से, श्याम हरित दूती होए। श्याम है ना, उसकी चमक भी हरी हो जाती है। दूती मतलब चमक, श्याम मतलब काला, काले की, काले के ऊपर इसकी झाई पड़ गई। कौन सा तन है ये, कैसा तन है, राधा कैसी है, पीली गोरी। पीले पे काला पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, हरा। तो राधा का पीला कलर जब श्याम के, कृष्ण के श्याम वर्ण पर, काले वर्ण पे पड़ता है तो दोनों से मिलके कैसा हो जाता है, हरा रंग बन जाता है। मतलब जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो संसार में खुशहाली छा जाती है, हरियाली छा जाती है। बात समझ में आई, हाँ या ना। इस बात से पता चलता है कि बिहारी को किसका ज्ञान था, रंग शास्त्र का ज्ञान था। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी आपको बहुत सारा लिखना है, बिहारी को किस किस का ज्ञान था। पहला समझ में आ गया, पूछा जाता है। दूसरा सुनो, ये भी पहले पूछा हुआ है। लगो सुमन है सफल,
आतप रोष निवार, बारी बारी आपने सींच सुहृदय बारी। पहले सुनो, लिख रहे हो लिख लो। किसका ज्ञान मिलता है? बागवानी का। ठीक, अब इसको सुनो भाई। अलग अलग दो अर्थ होते हैं ना, इनमें श्लेष अलंकार भी छुपा हुआ है, श्लेष भी छुपा हुआ है ना, है ना। श्याम का मतलब कृष्ण भी है और श्याम का मतलब काला भी है। हरे का मतलब हरा भी है और हरे का मतलब खुशहाली भी है, हरियाली भी है। ठीक है, लग्यो सुमन। पहले इसका सामान्य अर्थ समझिए, सामान्य, फिर विशेष बताते हैं। सामान्य अर्थ क्या है? फूल लगा है, कोई पेड़ है उस पर फूल आया है थोड़ा सा, है सफल। अब फूल लगाए ना तो सफल भी होंगे, मतलब उस फूल का फल भी बनेगा। ठीक है। आतप रोष निवार, अंदर की गर्मी को खत्म करो। अगर गर्मी रही ना पेड़ में तो फूल मुरझा जाएगा और मर जाएगा। इसलिए उसमें क्या देते हैं अपन? पानी, ताकि वो फूल उसकी गर्मी मर जाए और वो फल में कन्वर्ट हो सके। बारी, माली अपनी बाड़ी को, माली तो अपनी बाड़ी को, सींच सुहृदय बारी, प्रेम से पानी से सींच। तो तू प्रेम से पानी सींचेगा ना तो क्या होगा? अंदर गर्मी मर जाएगी और जो फूल था, जो फूल लगाए वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो उसमें मतलब फल भी बन जाएगा। ये तो हो गया इसका नॉर्मल अर्थ। अब इसका अर्थ दूसरा सुनो। लग्यो सुमन, अभी फूल लगा लगाई है, मतलब अभी तेरा है ना नायिका से प्रेम स्टार्ट हुआ ही है। मतलब अभी तेरे और नायिका के बीच में प्रेम स्टार्ट हुआ है, मतलब कल ही नंबर दिए थे एक दूसरे के। ठीक है, बातचीत शुरू हुई है अभी। है सफल, आगे सफल भी होगा, मतलब प्रेम परवान भी पड़ेगा, चढ़ेगा, शादी तक पहुंच जाएगी बात, ये शादी भी हो जाएगी। पर क्या कर? आतप रोष निवार, लेकिन तू अंदर की गर्मी खत्म कर। अब शुरुआत में प्रेम में क्या होता है? जैसे ही नंबर मिले उससे बात होगी, फिर उसने कहा मैं कल बात करूंगी 11 बजे। अब उसका 11 बजे कॉल नहीं आया, फिर देखता रहता है 11:15, 11:30, 11:45, 12, 1। अब उसको एक एक मिनट ऐसे लगता है जैसे साला एक एक युग बीत रहा है। ठीक, अंत में मान लो उसका मिस कॉल आया 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। तो उसको गुस्सा आता है, आज के बाद बात मत करना मेरे से, 12 बजे से 3 बजे तक धूप में छत पे बैठा हूं, भाई गर्मी में, मेरे नीचे भैया बैठा है इसलिए मैं नीचे नहीं जा सकता, फला ढीका। अब क्या हुआ? वो उसको गाली गलौज करेगा, आज के बाद बात नहीं करनी मेरे को बात। अब वो नॉर्मल समझाएगा, अरे कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे गेस्ट आ गए थे, नहीं करनी मेरे को बात। क्या होगा? एक ऐसा वो ऊट पटांग बर्ड बोल देगा, बहुत देखिए तेरे जैसी, ऐसा कुछ भी बोल दिया उसने मान लो, फट क्या होगा? ब्लॉक, वो ब्लॉक में डाल देगा इसको, खत्म कहानी। इसलिए कवि कह रहा है कि बारी मतलब प्रेमी, बारी आपने मतलब अपनी प्रेमिका को सींच सुहृदय बार, उससे मीठी मीठी बातों से बोले कोई बात नहीं, तू 3 बजे उठाया कोई बात नहीं, तू 6 बजे भी करती ना तो मैं 6 घंटे भी धूप में बैठ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू ऐसा 2-4 बार बोल देगा तो तेरा प्रेम क्या होगा? बना रहेगा, अगर नहीं हुआ तो टूट जाएगा। इस बात से किसका पता चलता है कि बिहारी को किसका ज्ञान था? बागवानी का, क्योंकि बागवानी में
उसको ये पता था कि भाई फूल है, उसमें पानी देते हैं तब जाकर के ही फल आते हैं, अगर पानी नहीं देंगे तो फूल फल नहीं आएंगे। समझ गए? ये पता है एग्जाम में आए हुए, ये आपको भले ही मजाक लग रहे हूं, मैं मजाक अंदाज में इसको समझा रहा हूं, बाकी ये आप पेपर उठा लो, लगे हो सुमन है सफल आता परोस निभात डॉट डॉट डॉट, बिहारी की इस दोहे से किसका पता चलता है? आंसर बागबानी। ठीक है, तीसरा सुनो, ये लिख लिया आपने? लिख लिया था? तीसरा सुनो, अपने अंग के जानी के जौवन नृपति प्रवीण, तन मन नैन नितंब को, बड़ो इजाफो कीन। इससे पता चलता है राजनीति का। एक बार इसको लिख दो, देखो ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा अश्लीलत्व का दोष है, हल्का सा, थोड़ा सा अश्लीलत्व, ज्यादा नहीं है। सुनो, राजनीति का एक रूल है, राजनीति में क्या होता है कि जो अपने काम का मंत्री है ना, जो अपनी बात मान ले, उसको, जैसे कोई एमएलए बन के आते हैं सारे के सारे, अब जो अपनी बात मान ले या अपने काम के हैं उनको तो क्या करता है, मंत्री बना देता है, और बाकी सबको मंत्री नहीं बनाया जाता। कई बार योग्य व्यक्ति होते हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जाता, और कई बार नालायकों को भी बना दिया जाता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ठीक है। ये किसका गुण है? राजनीति का, राजा का ऐसा गुण होता है। अब अपने काम के जो अंग थे, अंग का मतलब काम के, ठीक है, उनको यौवन नाम के रपति ने, यौवन राजा है यहां पे, राजा का नाम क्या है? यौवन, मतलब जवानी, यौवन वो राजा है। तो राजा, यौवन राजा ने क्या किया, अपने अंग के मतलब अपने काम के जान करके, और उसने चालाकी कर दी। प्रवीण का मतलब चतुरता, राजा कैसा है? चतुर है। चतुर राजा क्या करेगा? जो उसके काम के लोग हैं उनको क्या करेगा? मंत्री बना देगा। तो ऐसे ही यौवन राजा है, और यौवन राजा है तो उसने जो उसके काम के थे उनको उसने क्या किया? बढ़ा दिया, मतलब उसको बड़ा पद दे दिया। किस किस को बढ़ा दिया? तन को, मन को, नैन को, नितंब को। जो शरीर के अंग हैं उसमें शरीर, उस नायिका का मन, उसकी आंखें और नितंब, इन चारों को क्या कर दिया? बड़ो इजाफो की, इनको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जो यौवन राजा है ना, वो क्या करता है, जो शरीर के अंग उसके काम के हैं उनको तो वो बढ़ा देता है, और सारे अंगों को वो नहीं बढ़ाता। मतलब जैसे चतुर राजा होता है वो अपने काम के लोगों को मंत्री बना देता है, सबको बड़ा पद नहीं देता। ऐसे ही यौवन जो राजा है उसने अपने काम के थे उनको बढ़ा दिया, बाकी सबको ज्यों की त्यों रख दिया। इसका मतलब ये है, समझ में आ गया? इससे किसका पता चलता है? राजनीति का। ठीक है, ये आपने लिख दिया था। चौथा सुनो, चौथा,
पत्रा ही तिथि पाइये, बाघर के चहु पाश, नित्य प्रति पुण्योई रहे, आपन ओप उजास, पत्रा ही तिथि पाइये, बा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्योई रहे, आपन ओप उजास। एक बार लिख लो, मैं समझा देता हूं। किसका पता चल रहा है? नक्षत्र शास्त्र का। एक बार लिख दूं ना मैं, आप फिर इसको एक साथ समझा देंगे। नंबर 5, सनिक जल चख झख लगन, उपजो सुदिन सनेह, क्यों नृपति है भोगी वे, लहु सुदेश शब देहु, किसकी जानकारी मिलती है? ज्योतिष शास्त्र। इसको आप नक्षत्र शास्त्र लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दो भाई साहब, लिख दो एक बार। मंगल बिंदु सुरंग, मुख शशि केशर आडि गुरु, एक नारी लह संग, रसमय किए लोचन जगत, बिहारी को जब भी पढ़ो ना, थोड़ा सा बिगड़ेलपन आना चाहिए। थोड़ा सा बिगड़ेलपन होगा ना तो बिहारी समझ में आएगा। अगर बहुत ज्यादा आदर्श मर्यादा है तो बिहारी समझ में कम आएगा। थोड़ा सा छिचोड़ा टाइप होना पड़ता है, तब बिहारी समझ में आता है।